कि हम सब लोग ये मान रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है। पहले सारे साथियों को नमस्कार। ये चुनाव को अगर आपको 2 लाइनों में समेटना हो, केवल 2 लाइनों में, तो ये है माइक्रो मैनेजमेंट वर्सेस मिसमैनेजमेंट, नंबर 1। और जिसको हम माइक्रो मैनेजमेंट कह रहे हैं, एक्चुअल में वो माइक्रो मैनेजमेंट है नहीं, दैट इज मैनिपुलेशन, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल डेटा मैनिपुलेशन, जिसकी भारतीय जनता पार्टी चैंपियन है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, कि बिना जनादेश के कैसे सत्ता हथियानी है। उसका ये क्लासिक एग्जांपल हरियाणा में आपके सामने है। हरियाणा के अंदर साहब 89 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी। उसके 9 कैंडिडेट्स की 9 जो मंत्री थे, जो आउटगोइंग सरकार थी, उसमें 9 मंत्री चुनाव हारे, तो सीट बच गई 80। उसके बाद उनमें से 8 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई, सीट बच गई 72। और 72 में से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता ऐसे उठी एकदम कि उसको 48 सीटें मिल गई साहब। ये कमाल आपने कहीं नहीं देखा होगा इतनी छोटी स्टेट के अंदर। पूरे हरियाणा में इनका कोई नाम लेवा नहीं था, कोई भी। और माननीय नायब सिंह सैनी साहब क्या कह रहे थे? नायब सिंह सैनी साहब ने कहा चुनाव से पहले कि सारी कोट अनकोट है ये सारा जो मैं बोल रहा हूं, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है अनकोट। हम चुनाव जीतेंगे छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, कोट। उसके बाद मोदी जी का एक बड़ा ऐतिहासिक रेफरेंस सुनिएगा कि इनके साथ वही होगा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया था। तो अब आप समझ लीजिए वहां भी क्या किया था। हरियाणा के अंदर आनंद जी सारे साथी घूम रहे थे। कोई हिंदुस्तान में कोई, जितने पत्रकार हम साथी, मैं गलत हो सकता हूं, भाई साहब गलत हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं, पूरा देश गलत नहीं हो सकता। पूरा देश गलत नहीं हुआ करता, ना हो सकता है ना हुआ करता है। ये सारे का सारा एक पैटर्न समझना पड़ेगा आपको, और वो पैटर्न बहुत साधारण है। वो पैटर्न है डेटा मैनिपुलेशन का, और वो बहुत साइंटिफिकली किया जाता है। जैसे डेटा एक साइंस है, वैसे ही डेटा मैनिपुलेशन भी एक साइंस है। और इसके चैंपियन ये है, जिसका आपको ध्यान हो, एक बार राम माधव ने एक बार जिक्र किया था अपने बड़बोलेपन में नॉर्थ ईस्ट के चुनाव को लेकर के। उन्होंने कहा था कि साहब हम तो चुनाव ना भी लड़े तो भी सरकार बना देंगे बहुमत की, आज हमारे पास इतना डेटा है। उन्होंने कहा था आज से 4-5 साल पहले, और वो चीज इन्होंने हरियाणा में भी प्रूव करके दिखाई, छत्तीसगढ़ में भी प्रूव करके दिखाई। हम बार बार क्या कहा करते हैं आपको कि साहब हरियाणा की सत्ता को खोने का जो कीमत है वो मोदी और शाह अदा करने में सक्षम नहीं है। यहां पर सरकार कांग्रेस की आने का मतलब है सारे किसान दिल्ली में, जो कभी भी वो झेल नहीं पाएंगे, सामना नहीं कर पाएंगे। और इसको उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि कैसे हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखिए आनंद जी, इसमें तो कभी जांच होगी ना, तो ये हरियाणा और छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है। इस पूरे देश के लोकतंत्र को कैसे इन्होंने अपहरण किया है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ मिल जाएगा आपको। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो एक बहुत छोटे उदाहरण है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि वोटिंग कुछ हुई है, काउंटिंग कुछ हो रही है, और उसका कोई जवाब नहीं। हरियाणा के अंदर आपको जानकर अचंभा होगा कि 20 सीटों के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ध्यान होगा ना, जस्टिस खन्ना की बेंच ने एक फैसला दिया था कि 2nd और 3rd नंबर पर रहने वाले कैंडिडेट अगर चाहे तो ईवीएम की मैचिंग करा सकते हैं वीवीपैट के साथ। तो हरियाणा की 20 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट्स ने वो चैलेंज कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग ने वीवीपैट की उनकी मैचिंग नहीं कराई, और ये कह दिया कि हम आपको डमी पोलिंग करके दिखा देते हैं। तो ये इस देश के मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हाल है, ये इस देश के चुनाव आयोग की स्थिति। हरियाणा के अंदर वोटिंग डेटा के अंदर क्या हुआ, छोटी सी स्टेट है, डिजिटल इंडिया है, उसका जो वो क्या बोलते हैं इसको, जो वोट परसेंटेज है वो कब आया आपके सामने, किस रूप में आया। तो ये सारी चीजें हैं हरियाणा के अंदर। देखिए एक छद्म माहौल क्रिएट किया गया है, एक छद्म माहौल। और वो माहौल क्या है कि क्या नायब सिंह सैनी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या मैं कहता हूं निश्चित तौर पर बनेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। अनिल विज बगावत करेंगे क्या? बगावत की स्पेलिंग भी नहीं पता इनको, कभी सोच नहीं सकते ये। जैसे ही अमित शाह सामने आएंगे, ये इनका जो नायब सैनी का नाम प्रपोज करते दिखाई देंगे आपको, देख लीजिएगा 17 तारीख को। आपने बात की राव इंद्रजीत की, राव इंद्रजीत ने झंडा उठा दिया बगावत का। जो व्यक्ति इतना सीनियर एमपी होने के बावजूद अपने लिए एक ढंग का कैबिनेट मंत्रालय नहीं ले सकता, वो बीजेपी और शाह, अमित शाह और मोदी के खिलाफ बगावत करेगा। जो व्यक्ति अभी तक, अहिरवाल तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आ रही है, अहिरवाल ने 3 बार गेटवे बन के दिखाया बीजेपी के लिए। आज तक अहिरवाल को क्या मिला आनंद जी, बता सकता है कोई? राविंद्रजीत बता सकते हैं अहिरवाल को क्या मिला धोखे के अलावा? तो आज की तारीख में जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां कुछ और हैं। और वो स्थिति केवल इतनी है कि इंद्रजीत को तो कुछ मिलना है नहीं, जिस तरह का उनको पोर्टफोलियो मिला वो सबको पता है। उनकी मंशा ये है कि चलते चलते अगली बार वो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे,
वैसे तो अभी चले जाते 5 साल पहले से ही, लेकिन उनकी कोशिश ये कि किसी तरीके से ये सब शोर शराबा करके, बयानबाजी करके, किसी तरीके से बेटी आरती राव को मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। उनका पूरी लड़ाई यहां तक है। उसके आगे मत सोचिएगा, मुख्यमंत्री पद तो सपने की बात है। आपको ध्यान है कांग्रेस से कितने मुख्यमंत्री इंपोर्ट किए थे बीजेपी ने? राव इंद्रजीत एक थे, किरण चौधरी एक थी, कुलदीप बिश्नोई एक थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह, सारे मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस में जब भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी होते थे, ये पहली लाइन में होते थे। आज इन सब की हालत क्या है? वीरेंद्र सिंह घर बैठ गए, उनका बेटा भी घर बैठ गया, कुलदीप बिश्नोई का बेटा चुनाव हार गया। अब कुलदीप बिश्नोई अपने लिए जो खाली राज्यसभा सीट हुई है उसमें बाई इलेक्शन चाह रहे हैं कि मेरे को राज्यसभा मिल जाए बाई इलेक्शन में। किरण चौधरी अपनी बेटी को मंत्री बनाने के लिए लगी हुई। तो अमित शाह जो दिल चंडीगढ़ में आके बैठे, उसका केवल एक लाइन का फलसफा है कि चूंकि 9 के 9 मंत्री हार गए 11 में से, तो अब नई पौध को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उनमें से कौन कौन हो, कैसे हो, क्या पोर्टफोलियो मिले, और वहां पर कोई किस तरीके का इंटरनल बिकरिंग जैसे होती है या ड्रामेबाजी कोई ना हो, उनकी मौजूदगी मात्र से ये सब हो जाएगा। इसके अलावा कोई कहे कि अमित शाह के आने के बाद ये अनिल विज यूं कर देंगे, अनिल विज तो चूं भी नहीं करेंगे, यू टेक इट फ्रॉम मी। इंद्रजीत की तो आवाज भी सुनाई कि हरियाणा में हर आदमी, हर पार्टी शॉक्ड है। भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा नहीं हो रहा कि हम जीत कैसे गए। जो पार्टी खुद ये कहती थी कि हम 15 से नीचे नहीं आएंगे, यानी कि वो नीचे की बात करते थे, उनकी 48 सीट आई। कांग्रेस पार्टी ने जब ये चुनाव शुरू किया था, संधू साहब बैठे हैं, तो 70 से शुरू किया था और खूब खराब भी किया, टिकटें भी गलत बांटी, गुटबाजी भी की, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की जो एक गत बनी है, ये कांग्रेस पार्टी को भी समझ में नहीं आ रहा। आप जानकर हैरान होंगे, केवल 9 सीटें 90 में से 23,000 वोटों से कांग्रेस ने हार दी। केवल 23,000 वोट कितनी होती है? तो ये आपराधिक लापरवाही है, आपराधिक चूक है और आपराधिक अतिविश्वास है। जो आपने कहा ना कि कुछ भी कर सकते थे, आपने जवाब दिया, आपने कहा कि साहब अखिलेश यादव ने ऐसा किया। हरियाणा में कौन करता है? यहां तो 3 तो मुख्यमंत्री बने घूम रहे थे, तो बोलेगा कौन? ये सारी स्थितियां जो थी, ये हरियाणा के अंदर बेसिकली जो आज है। और एक और गजब देखिए आप, हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रदेश आप बताइए कि जहां किसी अपोजिशन पार्टी की सरकार आ रही हो और 9 दिन तक मुख्यमंत्री ना चुना जाए। आपको पता है डॉगी मीडिया क्या हाल कर देगा उस पार्टी का, उस पूरे मैंडेट की क्या कर देगा। और अभी तक किसी के मुंह से आपने कोई आवाज सुनी है, किसी चैनल पे किसी ने सवाल पूछा हो कि 8 को परिणाम आया था, 17 को शपथ क्यों होगी? पहले 13 तारीख हुई, फिर 15 हुई, फिर कहा मोदी जी विदेश में है, फिर मोदी जी आ भी गए। तो ये है क्या? ये बेसिकली आप केवल ये सोचिए कि अगर कोई और पार्टी होती और उसकी इतनी मार्जिनल सीटें होती मेजोरिटी की, तो भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन कमल करती कि नहीं करती? 40 पे बहुमत है, बीजेपी को 48 मिली, तो क्या करते ये लोग? उनके विधायकों को लेकर उड़ जाते हैं, चलती सरकारों के विधायक लेके भागी तो महाराष्ट्र के अंदर। ये तो ऐसे लोग, कर्नाटक के अंदर आपने देखा था, मध्य प्रदेश में आपने देखा था। तो ये बेसिकली एक नए तरीके का लोकतंत्र है आनंद जी, दुर्भाग्य से। और वो लोकतंत्र ये है कि जो हम चाहेंगे, जैसे हम चाहेंगे, जिस रूप में हम जनादेश पे डकैती डालना चाहेंगे वैसे डालेंगे, और देश जो होता वो कर ले। ये जो स्थिति है ये आप लगातार देख रहे हैं, और इसकी एक सीमा होती है। चुनाव आयोग किसी भी सवाल का जवाब देता है। सुप्रीम कोर्ट में लोग तथ्यों के साथ चले गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सालों से पिटीशन पेंडिंग पड़ी है, तेलंगाना से लेकर के तमाम। क्या हुआ? जिसने पिटीशन डाली उसको बीजेपी में ले लिया वॉशिंग मशीन के थ्रू। तो सवाल आनंद जी केवल इतना है कि क्या ये लोकतंत्र अब बचेगा भी या नहीं। और मेरा तो ये साफ मानना है कि जो ये हरियाणा का जनादेश आया है, ये कोई जनता का जनादेश आज भी नहीं। आपने कहीं पर भी कोई सेलिब्रेशन देखा 8 तारीख से अब तक? कहीं पे सेलिब्रेशन बीजेपी ने किया हो कि देखिए हमारी सरकार आ गई? आपने कहीं सेलिब्रेशन छत्तीसगढ़ में देखा था? आपने कहीं ऐसा सेलिब्रेशन मध्य प्रदेश में देखा था? और जो स्वतः स्फूर्त जनादेश जब आपको मिलता है तो वर्कर किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, वो सेलिब्रेशन कहां चला गया डेमोक्रेसी का? ये क्रेडिट जाता है इस सरकार को कि इन्होंने डेमोक्रेसी जो एक उत्सव होता था उसको एक मैकेनिकल, उसको एक मैथमेटिकल और उसको एक मैनिपुलेटिव साइंस में बदल दिया है। ये जनता का जनादेश नहीं, ये मैथमेटिकल, ये मैकेनिकल जनादेश है। और ये पूरा देश देख रहा है हरियाणा के अंदर। और ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं कहता हूं कि कैरियर के अंदर देखिए गलतियां होती, रीडिंग किसी की भी गलत हो सकती है, लेकिन हरियाणा के अंदर जो कुछ हुआ वो भूतों ने भविष्य थे, क्योंकि यहां सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है। ये बैठे हैं संधू साहब, इनकी पूरी जिंदगी चली गई कवर करते हुए,
आपने सारे फीडबैक लिए, कितनी बार हमने बातें की। ये जो चीज है, बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं सड़कों पे आके विजय जुलूस निकालता? निकाल के दिखाए ना, कौन रोक रहा है उनको? तो कहीं ना कहीं मन का चोर है। और वो चोर जो है, वो आप सरकार तो बना लेंगे, लोगों को हाक भी लेंगे, लेकिन जिस संविधान की शपथ, जिस लोकतंत्र की शपथ लेकर के आप आते हैं, उनका क्या होगा? ये मूल प्रश्न आज भी है। और जब तक इस ईवीएम के भेद का पूरा खुलासा, जब भी इसका भेद का खुलासा होगा ना आनंद जी, आप मान के चलिए, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया चौंक जाएगी। ये जो इजराइल के साथ मोहब्बत चल रही है ना खास तरह की, ये बिना कारण नहीं है। पेगासस तो उसका केवल एक कंट्यूर था, उसके अलावा कौन कौन से सॉफ्टवेयर वहां से आए हैं और उनके जरिए क्या खेल हो रहा है, ये कभी वक्त आएगा और हमारे जीवन काल में हमें पता लगेगा कि क्या क्या हुआ था हमारी आंखों के सामने, और हम देखते रहेंगे। ये इस देश के लोकतंत्र का गुजरात मॉडल है जो मोदी जी बनाने आए थे, और उन्होंने बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से, लेकिन उनकी विजय है ये, उसके हिसाब से उनको, उन्होंने इस पूरा जो उनका पूरे देश को गुजरात मॉडल बनाने का था, उसमें वो सफल हो गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं पूरे तरीके से। और जुडिशरी जो है, घंटी बजा बजा कर उनके घर पे जाकर के मोदी जी उनको देख रहे हैं कि किस तरीके से घंटियां बजाई जा रही है और वो गणेश पूजा की जा रही है। पूरे देश को यही लाना था और यहाँ वो उसको सक्सेसफुली ले आए, लेकिन देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण।